आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स, मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। विंध्य की कचहरी में आप सभी का अभिनंदन है। और जैसा आप सभी देखना चाहते थे, एक अलग अलग रंग, विविध रंग जो इस कचहरी के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के लेकर हम आपके बीच पहुंचते हैं। और ऐसे सफ़र में आप सभी के बीच एक बार फिर से हम पहुंचे हैं ऐसे मेहमान के साथ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो इंजीनियर हैं लेकिन कविता के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और साथ में समाज में हंसी और ठिठोली बिखेरते हैं। ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं। बेहतर और बहुत चर्चित कलाकार, कवि हमारे बीच में हैं। हिंदी दिवस पर विशेष आज आमंत्रित किए गए हैं विंध्य की कचहरी पर अमित शुक्ला। अभिनंदन करते हैं अमित शुक्ला। और आज विंध्य की कचहरी में निर्णायक की भूमिका पर, जज की भूमिका पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ बघेरी के कवि, जाने माने व्यक्तित्व हमारे बीच में ब्रिजेश सरल जी हमारे बीच में हैं। हम अभिनंदन करते हैं ब्रिजेश सरल जी। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही शुरू हो उससे पूर्व आज के निर्णायक, आज के जज आदरणीय माननीय ब्रिजेश सिंह सरल जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज की कार्यवाही की शुरुआत की इजाज़त दी जाए। सवालात इल्जामात का सिलसिला जारी हो उससे पहले आज के हमारे मेहमान कवि अमित शुक्ला के जीवन पर एक नज़र। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत लभौली गांव में 15 अप्रैल 1992 को जन्मे कवि अमित शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्यालय निराला नगर से की। वहीं उच्च शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग करने भोपाल गए, लेकिन कविताओं से प्रेम की वजह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। पेशे से चिकित्सक, पिता डॉक्टर आरपी तिवारी व शिक्षिका मां किरण शुक्ला को बेटे के इस निर्णय से पहले तो नाखुश नजर आए, लेकिन कविताओं के प्रेम जादू जैसे ही मंचों पर चला, परिवार का साथ मिलता गया और अमित शुक्ला के रूप में विंध्य को काव्य मंचों का बेहतर भविष्य मिला। अमित ने अपनी सफलता में अपने माता पिता के साथ छोटे भाई डॉक्टर सुमित शुक्ला और पत्नी डिंपल को सहभागी बताया। अब तक काव्य गौरव अलंकरण, वाराणसी धुरंधर हास्य सम्मान, विंध्य कला हास्य रत्न, परशुराम सम्मान जैसे सैकड़ों सम्मान से सम्मानित हो चुके अमित शुक्ला देश के कई राज्यों के अखिल भारतीय मंचों में काव्य पाठ व संचालन कर चुके हैं। टेलीविजन में बहुचर्चित शो वाह भाई वाह में शैलेश लोढ़ा के सानिध्य में अपनी प्रस्तुति दे चुके हास्य कवि अमित शुक्ला हिंदी दिवस पर विशेष आज विंध्य की कचहरी में मुकदमा चलेगा, जिसकी पैरवी खुद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सवालात इल्जामात का सिलसिला। कैसा लग रहा है, पहली बार आप कटघरे पर हैं? मंच कई ऐसे देखे हैं जहां तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप मंच पर आते हैं। आज एक मुजरिम के तौर पर आप कटघरे के अंदर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो विंध्य की कचहरी और अपना विंध्य के सभी दर्शकों को जो यहाँ पर विद्यमान है और जो कैमरे के उस पार से देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। अंचित भैया को, इस पूरी टीम को प्रणाम। और बहुत अलग अनोखी पहल है ये। और कैसा लग रहा है, इस प्रश्न का जवाब तो मैं भी थोड़ा सा शंकित था, क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता के और गुरुजनों के आशीर्वाद से कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और चाहता हूं कि इस जन्म में ना प्राप्त हो अदालत पे जाने का, लेकिन आखिर आपने जनता की अदालत पे लाके खड़ा ही कर दिया है। सवाल एक और यहाँ पे है, पहली बार हमने देखा है कि अदालत पर जाने पर, कचहरी पर जाने पर आपको बधाइयाँ मिल रही थी। ये अपनों का प्यार है और जनता की अदालत पर जाने पे बधाई मिल रही थी। बाकी जब आपके लिए हमने लोगों से सवाल पूछे कि आप ऐसे कुछ बातें बताइए, आरोप बताइए जो सामाजिक तौर पर आरोप आप पर लगाया जा सके, तो लोगों ने कहा कि वो सबको मिला जुला के रखते हैं। ऐसी कौन सी रिश्वत देते हैं आपके लोग, आपके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है?
अब ये तो जनता का मेरे प्रति प्यार है और कोई मिला जुला के रखने की कोई रिश्वत नहीं होती। मेरा एक ही सिद्धांत है जीवन का अंजित भाई कि व्यक्ति क्या बनेगा, क्या बड़ा बनता है, वो राजनेता बड़ा बनता है, कवि बड़ा बनता है या पत्रकार बड़ा बनता है, ये समय निर्धारित करेगा। लेकिन आप व्यक्ति कितने बड़े बनते हैं, आप अपने व्यवहार से निर्मित होते हैं। तो सबके प्रति अपना व्यवहार इस प्रकार रखना चाहिए कि मैं वही कोशिश करता हूं कि सबके प्रति व्यवहार अच्छा हो। एक और जो मन में सवाल उठ रहा है, कहीं ये केपी त्रिपाठी जी के सानिध्य में आपके पक्ष जो आते हैं उसका खौफ तो नहीं कि उनके डर से आपके खिलाफ कोई बोलने के तैयार नहीं है? क्योंकि आप अक्सर अपने विधायक के पक्ष में राजनीति या बातें रखते हुए आप दिखते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं उनके पक्ष बस में बातें नहीं रखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, कवि का काम है, मैं एक तो परिभाषा पहले कवि की ये थी कि उनके पक्ष विपक्ष में खड़ा होना, राजनीति के विपक्ष में खड़ा होना। कलमकार का तो प्रमुख काम यही है कि सत्ता और राजनीति के विपक्ष में हो। बिल्कुल सच बात है ये जी। ये सदैव से कवि करता ही आया है कि कविता, जब मैंने अभी ये घटना आपने याद दिला दी है तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक घटना हुई छोटी सी। जब हमने उनका पक्ष में मैंने लिखा, फेसबुक में ट्रोल भी मुझे काफी लोगों ने लिखा। ये आरोप भी वहीं से आया है कि आप अपने विधायक, मैं स्पष्ट तौर पर बात करूं, केपी त्रिपाठी जी सिमरिया विधानसभा के विधायक, हमारे विधानसभा बिल्कुल उनके आप पक्ष में कई बार बातें करते नजर आए हैं। देखिए, कवि का काम है। जब मैं पहले तो आपको वो घटना बताता हूँ, मैंने जब मुझे लोगों ने कमेंट पर, कई लोगों ने तो समर्थन किया, कई लोगों ने मुझे लिखा भी कि आप उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई जाकर के वो पोस्ट भी भेजी जो मैंने आदरणीय केपी त्रिपाठी जी को विधायक बनने के 1 साल बाद 2018 पर मैंने उनके विपक्ष में पोस्ट लिखी थी। और उतनी खतरनाक पोस्ट शायद किसी ने लिखी हो। आपने ये घटना याद दिला दी है, इसलिए मुझे याद आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये बात स्टार्ट तब हुई। हमारा गांव जो है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत छोटा सा गांव है, बड़ा उपेक्षित सा गांव था। उस पर नेता चुनाव प्रचार करने ढंग से नहीं जाते थे, छोटा सा गांव था हमारा। 2018 में आदरणीय केपी त्रिपाठी जी नए विधायक बने थे। जस्ट उसके 6 महीने बाद हमारे यहाँ एक घटना हुई। हमारे एक बालिका का देहांत हो गया, वो कुएं में गिरकर, और देहांत उसको अस्पताल ले जाते खाट में ले जा रहे थे लोग कीचड़ के बीच में। तो वो दृश्य मैंने उसका विपक्ष में उनके पोस्ट लिखी। आप सोचिए कि कवि की हिम्मत देखिए कि जिससे मैं उनसे परिचित भी नहीं था, मैंने उनके खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी और उसको विंध्य क्षेत्र के कम से कम 85-86 लोगों ने शेयर किया, बहुत ज्यादा वायरल हुई। संयोग की 2 महीने बाद आदरणीय विधायक जी हमको एक सामाजिक कार्यक्रम में मिल गए। पहली मुलाकात हमारी उनकी थी। मैं भी डर रहा था, किनारे थोड़ा थोड़ा जा रहा था कि कहीं पहली बार विधायक जी के खिलाफ मैंने इतना लिखा है तो वो कहीं मुझ पर नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन बड़े लोग बड़े होते हैं, ऐसे नहीं बड़े होते। हमारे एक मित्र ने कहा कि इनके घर चलना है, चाय पीने चलना है, तो विधायक जी ने कहा कि ऐसे नहीं जाएंगे, हम आएंगे अब जब अमित भाई के घर या कि उनके गाँव, तो हम काम लेकर के आएंगे। और जस्ट कोरोना खत्म होने के बाद विधायक जी गांव पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है आपके चैनल में कि हमारे गांव में सड़क पहुंच चुकी है, हमारे गांव की बस्ती पे पानी के संकट पे पानी की व्यवस्था पहुंच चुकी है, बिजली का संकट था तो ट्रांसफार्मर पहुंच चुके हैं। तो अब ये बताइए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ऐसा नेता जिसको जनता सवाल करे, ठीक है अगर नजर नहीं गई किसी वजह से, नए विधायक बने थे, लेकिन बात यह है कि जनता के, और अभी भी जब भी मैं उनसे मिलता हूं, ये मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, फिर से जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने जो मूलभूत सुविधाएं आपके गांव में पहुंचाई है उससे प्रसन्नता है कि नहीं। वो कहते हैं अमित भाई गांव तरफ कोनो दिक्कत हुई, कोनो कमी हुई तो हमका बताओ, हम पूरी करब। अब ऐसे नेता का पक्ष लेंगे तो दुनिया कहेगी कि आप उनके पक्ष में हैं। तो कवि का ये काम है कि हम समाज सेवकों को आईना दिखाएंगे, जनप्रतिनिधियों को गलत होने पर आईना दिखाएंगे, लेकिन कवि का ये भी धर्म है कि जब वक्त पड़े तो ये कहे कि 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अहमद चूको चौहान। अगर हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा राजा धर्म की रथ पर सवार होकर सत्य की राह पर चलते हुए जनसेवा की ओर आगे बढ़ेगा तो मुझ जैसा हर कवि चंद्रवरदायी बनकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, ये मैं तय कर रहा हूँ। क्या बात है। तो अब एक सवाल, एक आरोप आप पर है अभिभावकों की तरफ से। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कुमार विश्वास जी एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते कवि बन गए जी। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते कवि बन गए। अब अभिभावकों के मन में एक डर है कि कहीं हम अपने बेटे को IIT में भेज रहे हैं, बी करने भेज रहे हैं, इंजीनियरिंग करने भेज रहे हैं, कल कहीं लड़का इंजीनियर की जगह कवि बन के ना आए। तो ये आरोप भी आप पर लगा है, ये सफर कैसे तय हो गया फिर अचानक इंजीनियर से कवि? देखिए, ये तो अभिभावकों को आरोप तो ठीक है, लेकिन बच्चों को ये बताना पड़ेगा, अभिभावकों को भी, कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। हमारे जिस समाज में हम सब रहते हैं, ठीक है, बात सही है कि हमारा बच्चा भी अगर ऐसी जगह जाएगा जहां हम नहीं जानते जिस क्षेत्र को, तो हमारे मन में भी एक डर रहेगा।
तो हम जिस समाज में हैं उस समाज में ऐसे क्षेत्रों को थोड़ा सा बढ़ावा देना लोग कम समझते थे। पर बच्चे हो या अभिभावक हो, हम ये अक्सर कहते हैं कि आपको अपने अंदर खगालना पड़ेगा कि हमारे अंदर है क्या। अगर कविता है तो आप उस क्षेत्र पर काम करिए, अगर आपके अंदर इंजीनियरिंग है, तकनीकी से प्यार है तो आप इंजीनियरिंग में जाइए, अन्यथा मत जाइए। हम आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से गए जरूर, कुमार विश्वास जी तो बड़े हैं, उनकी बराबर की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं अक्सर मुझे लगता था कि मैं इंजीनियरिंग करके गलत कर रहा हूँ, मैं कहीं नौकरी भी करूँगा तो ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। और जो काम आपके मन का है उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम में लगेगी और दुगना परिणाम आपके सामने आएगा। लेकिन जो काम आपके मन का नहीं है उस पर अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे और उतना काम आपको परिणाम नहीं देगा। चलिए अब आरोप उस पर आते हैं जो आपकी विधा है कवि। विंध्य क्षेत्र पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है कवियों का ही, चूँकि आप विंध्य क्षेत्र के कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवा आपको देखकर सीखते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित भी किया गया। लेकिन आरोप भी ये है गुटबाजी होती है। अभी तक हमने राजनीति पर गुटबाजी देखी थी, दलों के बीच में गुटबाजी देखी थी, कवियों के बीच में गुटबाजी। अब ये तो जो करते होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी एक बड़ी मुहिम सी चली थी कि मैं जिस जगह पर कवि सम्मेलन होता है या विंध्य क्षेत्र पर ही अगर कवि सम्मेलन होता है तो मैं एक विशेष तौर से बात मन करके रखता है कि जिस जगह पर जा रहा हूँ पहली बात तो वहाँ के आसपास के स्थानीय कवि जो हों उनको रखना अति आवश्यक है। ये गुटबाजी इस क्षेत्र पर किस काम की हो सकती है? जिसके अंदर प्रतिभा होगी उसको कौन रोक सकता है? वो गुटबाजी जो करते होंगे जानते होंगे, मुझे जो जानते हैं, मैं सरस भाव से, जैसा आपने कहा कि आरोप लगाने के लिए मुझ पर कोई इतना जल्दी नहीं कह सकता, तो मेरा व्यवहार सबके प्रति बराबर रहता है। इसी बीच कविता के मंचों की बात करें तो एक आरोप ये भी है कि अब काव्य मंचों पर कविताएं कम, बातों को बघारा ज़्यादा जाता है, चुटकुल्लेबाजी ज़्यादा की जाती है और कविताएं केवल लिफाफे के लिए की जा रही है। ये भी आरोप आप पर लगा है या काव्य क्षेत्र पर लगा है, ऐसा क्यों? ये हमारे एक बड़े कवि का शेर याद आ गया आपके इस आरोप से। तेज नारायण बेचैन जी हैं, वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ इस तरह गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। तो फर्क पड़ा है, हो सकता है पड़ा हो, लेकिन इस दौर पर भी अगर व्यावसायिकता की इस दृष्टि पर भी हम व्यापारी ना बन जाएं, हमें इस बात का ख्याल हो हर कवि को, मुझे क्या हर कवि को भी, ठीक है लिफाफा तो हमारा एक माध्यम है, ये कवि के पास, कलाकार के पास पहले मजबूरी होती थी कि उसे नौकरी भी देखनी है और अपना काव्य क्षेत्र, कला का क्षेत्र भी देखना है। इस चक्कर पे क्या होता था कि हम पेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी पहले होती थी, तो ज्यादातर कलाकार, उसकी कला उसके अंदर ही मर जाती थी क्योंकि पेट की मजबूरी होती थी। तो ये मजबूरी खत्म हुई, अब लिफाफे अच्छे मिलने लगे, सुविधा अच्छी मिलने लगी, सारी चीजें, सम्मान मिलने लगा, तो ये तो एक अच्छा विषय है। लेकिन इस व्यावसायिकता के दौर में भी हर कवि को ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक और 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि ये सच है कि हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, ये सच है कि हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को, लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा, कवि की कलम नहीं बेची, अपना अहम नहीं बेचा। वाह। तो इस व्यावसायिकता के दौर पे भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अपनी बात जिम्मेदारी के साथ रखें। हमारा लिफाफा एक अलग मामला है, वो हमारा पारिश्रमिक है, हमें मिल रहा है, वो हमारा हक भी है, अधिकार भी है, लेकिन उसके चक्कर पर हम किसी के नौकर बनकर काम नहीं करें। हम मंच पर कवि के तौर पर खड़े हों तो हम गलत को गलत बोलने का साहस रख सकें। चुटकुल्लेबाजी पर आपकी टिप्पणी क्या होगी फिर? देखिए, चुटकुले का दौर जो शुरू हुआ उसका तो कारण मेरे समझ से ये है, सिर्फ हर परिवर्तन संसार का नियम, समय बदलता है। राज कपूर जी बहुत अच्छे हीरो थे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हम पूरा समाज सम्मान करता है, लेकिन मैं एक नज़रिए से आपको बात करता हूँ कि उस तरीके की फिल्म अगर जो 90 की फिल्म थी, 85 की फिल्म थी, 80 की फिल्म थी, वो अगर थिएटर में लगा दी जाए तो क्या थोड़ी चल पाएगी? उसका थीम अच्छा होगा, वो बहुत फिल्म अच्छी होगी, बड़े हीरो की फिल्म है, लेकिन उस तरीके का समय अब थोड़ा सा बदल गया। पहले माध्यम तकनीकी के नहीं थे, ना तो टेलीविजन था, ना तो मोबाइल था, लोगों के पास मनोरंजन का साधन कवि सम्मेलन और संगीत के मंच यही होते थे। लोग रात रात भर बैठकर विशुद्ध कविता सुनते थे, साहित्य से प्रेम करते थे। पर अब का श्रोता जो आता है, मुझे भी दुख होता है, ऐसा नहीं है कि चुटकुले पढ़ने में कभी कभी दुख नहीं होता है, लेकिन मुझे उस वक्त ज्यादा दुख होता है जब हमारा कोई कवि खड़ा होता है और विशुद्ध कविता से बात शुरू करता है और उसकी कविता पर लोग हूट कर देते हैं। उस वक्त कवि को और दुख होता है, संचालक को दुख होता है। तो आज का श्रोता जो आ रहा है वो हनी सिंह के गाने छोड़ करके आ रहा है, जो कभी कविता सुना ही नहीं, कुछ वो श्रोता आ रहे हैं।
कोई ऐसा तबके का व्यक्ति आ रहा है जो कवि सम्मेलन जानता ही नहीं, तो ऐसे दौर पर चुटकुले, लेकिन चुटकुले पढ़ने वालों के लिए भी मेरा एक स्टेटमेंट यह है कि कभी खड़े होते होते चुटकुला पढ़े, लेकिन कभी बैठते बैठते चुटकुला पढ़ के ना बैठे। वो ये बैठते बैठते ये बात बताए कि हाँ मैं कवि हूं। 5 मिनट हम उन्हें लॉलीपॉप दे करके बुलाएं, जब कविता जनता को रुझान अपने अंडर पे ले करके, वो इसी तरह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ देर आपको टॉफी बंटे देने पड़ेंगे, तभी वो आएगा, उसके बाद आप उसे शिक्षा दीजिए, वो शिक्षा से जोड़िए। तो कवि का धर्म है कि वो थोड़ी बहुत लालच दे करके, जुमलों का उसे हंसी का लालच देकर अपने कब्जे में ले, लेकिन उसके बाद 5 मिनट के बाद वो माहौल जब बने तो आप उसे कविता सुनाइए और कविता सुनाकर बैठिए। ये बताइए कि कवि क्या होता है। बेबी को बेस पसंद है, ऐसी ये भी तो रचनाएं हैं, किसी कलमकार की हैं, किसी रचनाकार की हैं, किसी कवि की हैं, जो लिखता है वो कवि है। तो बेबी को बेस पसंद है, ऐसी चीज़ों से क्या प्रेरणा मिलेगी समाज को? कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। मेरा एक मानना है कि कवि लेखक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कौन क्या लिख रहा है ये तो उसकी व्यक्तिगत मानसिकता है। कई गाने ऐसे हैं जिनके मैं विशेष विरोध में खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन विशेषतः कवि को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कविता समाज का आईना है जैसा मैंने कहा, और उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हास्य इस प्रकार से हो, हास्य कि माँ अपने बेटे के साथ बैठकर और बेटी अपने पिता के साथ, भाई के साथ बैठकर सुन सके। कविकारों पर और कलमकारों पर, कविवरों पर और कलमकारों पर एक आरोप सबसे बड़ा जो है और हमारे मन की भी दुविधा है। विंध्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कचहरी भी विंध्य की है। कई ऐसे, अगर हम बेबी की बेस की बात कर रहे हैं, बेबी को बेस पसंद है की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो विंध्य पर भी ये असामाजिकता पूर्णतः फैली हुई है। कलाकारों के नाम पर, कलमकारों के नाम पर, गीत के नाम पर, संगीत के नाम पर कई ऐसे शब्द जो अभद्रता की परिसीमा को पार करते हैं। ऐसे में कवि या कवि संगठन कभी ऐसा विरोध क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि ये दायित्व है कि समाज की संस्कृति को, इस परंपरा को बचाने की जो अग्रणी दायित्व है वो केवल कवियों की है। ऐसे में वो कवि अग्रणी काहे नहीं होते हैं? देखिए, बिल्कुल विरोध करते हैं। जहाँ तक मंच का सवाल है तो मैं अपने संचालन पर, अगर मैं हूँ या तो हमारे बड़े कवि हैं, हमारी पूरी टीम विंध्य क्षेत्र की अगर मंच पर हैं, तो हम ये विशेष तौर से निवेदन कर लेते हैं कि आप किसी भी प्रकार की द्व्यर्थी और किसी भी अश्लीलता की सीमा पार नहीं करेंगे। आपको अगर स्वस्थ हास्य सुनाना है तभी आप हास्य सुना सकते हैं, स्वस्थ। बाकी दुनिया की बात अगर है तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हम लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं। विंध्य में तो लगातार ऐसी बातें फैल भी रही हैं, गीत के माध्यम से, गानों के माध्यम से, और कई गाने ऐसे हैं, मैं सीधे सीधे टिप्पणी ना करूंगा, लेकिन आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, ऐसे कई गाने हैं जो अश्लीलता पर हैं, द्व्यर्थी हैं। उनको आप ये समझ लीजिए कि वो उस बैलून की तरह हैं कि जो फूलते हुए अच्छे लगते हैं बड़े होते हुए, लेकिन अचानक से जब बैलून फूटता है तो वो किसी मतलब के नहीं रह जाते हैं। अब एक टिप्पणी आप पर और है, आप मंच में जब संचालन करते हैं, आप संचालक, बड़े संचालक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब आप संचालन के तौर पर किसी महिला कवित्री को आमंत्रित करते हैं तो आपके चेहरे की मुस्कान एक अलग होती है, जो अभी भी देखी जा रही है। महिला के नाम सुनते ही आपके चेहरे की मुस्कान बदल जाती है। और जब पुरुष किसी कवि को आमंत्रित करते हैं ऐसे आरोप से, कचहरी से तो एक बार मैं बच भी जाऊंगा, लेकिन घर जाने पर जो पेशी होगी उससे नहीं बच पाऊंगा मैं। तो इस पर फिर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, ये तो संचालक का काम भी थोड़ा बहुत है, कि ऐसा होता नहीं है, मेरे लिए सब बराबर होते हैं कवि कवित्रियाँ, लेकिन अक्सर अगर थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी की जाती है तो केवल जनता के मनोरंजन के लिए की जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए, महिलाओं पर टिप्पणी की अगर बात की जाती है तो मंच पर कई कवि ऐसे होते हैं जो अपनी धर्मपत्नी के नाम पर हास्य परोसते हैं। आपका इसमें कितना, आपकी धर्मपत्नी का आपके हास्य से कितना ताल्लुक है? देखिए, एक बड़े हास्य कवि का स्टेटमेंट था कि किसी के ऊपर हास्य करो तो वो नाराज हो जाता है, वकील पर करो तो नाराज हो जाता है, पुलिस पर करो तो नाराज हो जाते हैं, शिक्षक पर करें तो नाराज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम बचता है कि भाई अपनी पत्नी पर ही उससे अपन घर में निपट लेंगे, वही माध्यम है, वही हास्य हो सकता है। और शादीशुदा पुरुष तो वैसे भी हास्य का विषय बन जाता है। जिस दिन व्यक्ति विवाहित हो जाता है तो वो स्वयं हास्य का विषय बन जाता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप बाहर इसलिए हंसाते हैं क्योंकि वो घर में आप हंस नहीं पाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, ये बात सच है, ये बिल्कुल इसीलिए आपने हाथ से चुना कि हम कम से कम बाहर अपनी भड़ास निकाल सकें। मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ, पर मेरा एक जुमला बड़ा वायरल भी है कि वो शादी के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन मेरी विदाई का समय था, तो श्रीमती जी रो रही थी, सभी रोती हैं जोर जोर से। तो छोटा सा मेरा साला है, वो दौड़ के मेरे ससुर जी के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही है, जीजा जी नहीं रो रहे हैं। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, दीदी तो गेट तक ही रोएगी, जीजा जी तो जीवन भर। तो ये एक हास्य का विषय है, लेकिन दरअसल
मेरा स्वभाव ही है हंसना। मेरे घर में भी हम पति पत्नी भी उसी तरह हंसते हैं और हम बाहर भी हंसते हैं, तो उसी तरीके से वो हंसती हैं। चलिए, अब इसी में से एक और टिप्पणी, आपने अभी पुलिस का नाम लिया कि अगर पुलिस पर हम टिप्पणी करते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आप अक्सर मंचों पर ऐसा पाए जाते हैं या देखा गया है कि आप पुलिस को कोने पर लगाते हुए दिखते हैं। नहीं, आप अक्सर ऐसा कहते हैं कि पुलिस कोने पर लगी हुई है। नहीं, पर हम सीधी की पुलिस को बिल्कुल नहीं कहते हैं। एक आरोप ये भी है कि आप सीधे तौर पर मंच से पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि रिश्वत के माध्यम से भर्ती होती है। बताया ना मैंने, सीधी की पुलिस पर बिल्कुल आरोप नहीं लगाते हैं। सीधी की पुलिस बहुत सीधी है, वाकई सीधी है। इतनी सीधी है कि आप कहीं पर भी कुछ भी अगर गलत पाए जाते हैं तो आप 100-200 रुपये जो भी देते हैं वो आराम से रख लेती है, कोई झगड़ा नहीं करती है। चलिए, ये बिल्कुल नहीं। मुद्दे की बात इस पर आते हैं। काव्य पर कई रचनाएं हो रही हैं, कई काम हो रहे हैं काव्य मंचों पर, लेकिन कहानी, संस्करण, अन्य विधा, क्या लिफाफा इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कवियों को लिफाफा मिलता है तो इस पर काम हो रहे हैं। कविता, कहानी, संस्करण और अन्य विधा जो हैं उन पर काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं अपने जो साथ के सहपाठी सहकर्मी कवि हैं या तो जो आने वाली पीढ़ी है उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कुछ काम अर्थ के लिए किए जाते हैं, कुछ काम मन के लिए किए जाते हैं। तो आप मंच का जो काव्य पाठ है वो आप प्रलोभन की तरह है और उसको हास्य की तरह परोसिए, लेकिन कुछ लेखन ऐसा करिए जो मन का हो, जो आपको सांत्वना दे, अच्छा दे, आपको मन अच्छा लगे कि ये मैंने ठीक लिखा। कहानियों की बात आई तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन लगभग आपको ये जानकारी बताते हुए हर्षित हो रहा हूँ मैं, आप सूचना भी दे रहा हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मेरी पहली पुस्तक जो आएगी वो पहला संकलन कविताओं का नहीं आएगा, पहला संकलन मेरा कहानियों का आ रहा है। मैंने लॉकडाउन के बाद बहुत सारी कहानियों पर काम किया है, बहुत सारे बड़े कवियों का और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का उस पर आशीष भी मिला है। एक कहानी उस पर सुखिया काकी है, हरछट पर जो मैंने लिखी थी, बहुत वायरल हो चुकी है, बहुत लोगों तक पहुंची है, बहुत आशीष आया है उस पर। चलिए, एक बड़े कवियों का जो आपके वरिष्ठ कवि हैं उनके भी आरोप आए हैं कि आज के जो नए कवि हैं वो पुराने कवियों को सुनना बंद कर दिए हैं और उसका असर कहीं न कहीं मंचों पर दिखता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बाद पीढ़ी आने वाली है, कभी किसी भी लड़कों को दरअसल एक गलत फहमी हो गई है कि हम मोबाइल में टीवी पर देख करके हम बस अगले दिन 150 रुपये का कुर्ता और 250-450 रुपये की जैकेट खरीद करके मंच पर खड़े हो जाएंगे तो हम कवि बन जाएंगे। ये गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी, उन्हें सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज अगर आप अमित शुक्ला को देख रहे हैं यहाँ पर बैठने के काबिल हुए, तो वो सिर्फ 2 दिन कैमरे के पास अभी देख रहे होंगे लोग, लेकिन उसके पीछे की जो ये मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती है। 2009 के आसपास मैं भोपाल गया था और तब मैंने एक गाना सुना था, मेरे तब वो गाना ही था, मैं उसको सुनता था। और एक दिन किसी ने मुझे बताया कि यार ये जो गाना सुनते हो ये गाना नहीं है, ये कविता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, और वो फला तारीख को भोपाल के कवि सम्मेलन में आ रहे हैं। तो मैं उनको सुनने गया और उसके बाद वो सुनने का नशा इस तरह लगा कि 9 से लेकर के 14-15 तक 6 वर्ष 5 वर्ष मैंने केवल कवि सम्मेलन सुने हैं सड़क पर बैठकर। आज उनमें से बहुत से, भोपाल में कर्मश्री का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है, उसका तो मैं 2:30 बजे रात तक, और सुनने का जुनून देखिए आप कि भोपाल के आसपास 100 किलोमीटर की रेंज पर कोई भी कवि सम्मेलन होते थे उस पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। और मजे की बात कि ठंड के रात पे अक्सर कवि सम्मेलन होते थे, तो 2:30-3 बजे रात को जब कवि सम्मेलन खत्म हो जाता था, तो जैसे आज मैं बड़ी गाड़ियों से चला आता हूँ वैसे कवि तो चले जाते थे, लेकिन हमारे पास इतना भी बजट नहीं होता था कि ऑटो का किराया उसमें रात का बहुत होता था 300-400 रुपये, तो हम घर आ जाएं, क्योंकि सीमित पैसे घर से आते थे। तो पन्नी कागज बिन करके उनको जला करके आग सेंकते हुए जो कविताएं सुनी जाती थी रात भर, उन्हीं को गुनगुनाते हुए सुबह 6 बजाते थे कि सिटी बस सुबह 6 बजे मिलेगी तो 5 रुपये 10 रुपये ही लगेगा, तो वापस आते थे। तो 5 वर्ष 6 वर्ष, उनमें से बहुत सारे कवि देश के वरिष्ठ कवि हैं जो श्रेष्ठ कवि हैं, वो मैं उनको सुनने जाता था सड़क पर। आज मेरे साथ जब पढ़ते हैं मंच पर तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि भैया 2011 में मैंने आपको सड़क पर बैठकर सुना था। तो आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज भी जब मैं संचालन करता हूँ तो कभी कभी ऐसी चीजें, कोई शेर नया आ जाता है कि जब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शेर तो मैंने पढ़ा नहीं था, अभी ये आया कहाँ से। मुझे अचानक से ध्यान आता है कि 10 वर्ष पहले मैंने सुना था किसी से। तो ये करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इस क्षेत्र पर आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आप बन पाएंगे। अब एक आखिरी सवाल भी और जिज्ञासा भी, आरोप भी। आपकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो देश के बड़े कवि
और हिंदी के नामचीन व्यक्तित्व कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास जी से जुड़ी हुई हैं। जैसे वो इंजीनियरिंग करते हुए कविता करने लगे, आप भी इंजीनियरिंग करते हुए कविता करने लगे। वे मंचों का संचालन करते हैं, आप विंध्य में मंचों, विंध्य के बाहर भी मंचों का संचालन करते हैं, लेकिन मंच का संचालन करते हैं। एक चीज़ अछूता है, वो आम आदमी पार्टी छोड़ के फिर से कविता में आ गए। आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के कगार में हैं, या कयास लगाए जा सकते हैं कि आप किसी बड़ी राजनीतिक दल के साथ शुरुआत करने वाले हैं राजनीतिक करियर की? पत्रकारों का काम ही कयास लगाना है, तो आप कयास लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहली बात तो मैं उनकी किसी भी तरह से बराबरी, उनकी अभी चरण की धूल की बराबर की भी नहीं हूँ। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो, और मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ। ये संयोग कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज मिलती हैं, उनकी इंजीनियरिंग करना और ये सब चीज़ें बहुत सारी लोगों की भी मिलती हैं। लेकिन मैं उनसे मंच का सलीका सीखता हूँ, मंच पे पढ़ने का सलीका, कविता का सलीका, उनका जो पठन पाठन, उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है, वो मैं सीखता हूँ कि कैसे आया। लेकिन अभी राजनीति से मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई विचार नहीं है। भविष्य क्या कहता है कि माँ भगवती जाने कि मुझे कहाँ तक ले जाएंगी, क्या करवाएंगी, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं। एक आखिरी तौर पर हम बात करना चाहेंगे, आप चूँकि हिंदी दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम है, तो एक आखिरी तौर पर बात ये होगी कि बघेली हमारी जो प्रमुख बोली है विंध्य की, आप जब विंध्य के बाहर भी जाते हैं तो बघेली पर बात करते हैं, वहाँ कितनी प्रबुद्धता के साथ, कितने उत्साह के साथ लोग आपको सुनते हैं, और क्या कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं या होती हैं, वो भी जानना चाहेंगे। ये अक्सर बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं हिंदी पर भी कविता पाठ करता रहता हूँ, तो कहीं कहीं मेरे शब्द वो समझ में नहीं आते, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे आता है कि यहाँ पे बीच में बघेली आ गई। जैसे एक शब्द है कि अंचित गौतम ने कहा, तो मेरे उसमें कहीं आ जाता था, क्यों कहीं अंचित गौतम कहीं की ऐसा हो गया, तो मैं महसूस करता था कि ये बघेली आ गई। लेकिन मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर लालित्य और बढ़ जाता है लोगों का। आपकी लोक भाषा इतनी आनंदमय है हमारी बघेलखंड की, कि वो बीच में अगर आ जाती है तो उसका लालित्य और बढ़ जाता है, उससे कोई घाटा नहीं होता कवि को, उसका लालित्य और बढ़ जाता है, उस पर जोर से कह आते हैं, जोर से तालियां आती हैं। तो और हमारी बघेली बोली का ये प्रचार भी है और हमारा दायित्व भी है। हम अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और ये अपनों का प्यार है। आप सब ने हमें विंध्य के बाहर आशीष दे करके ढकेल तो दिया है, विंध्य के बाहर पहुंचा तो दिया है, लेकिन मेरे भीतर से विंध्य कोई नहीं निकाल सकता है। वो मैं जहां जाऊंगा, जैसे भी रहूंगा, कहीं भी जाऊंगा, बम्बई के शेमारू टीवी से लेकर के जहां भी मैं गया, वो मेरे शब्द आएंगे ही। मैं कहीं भी बड़े मंच पर रहूं, मेरे अंदर से भीतर से बघेली विंध्य कभी नहीं निकल सकता है। आज विंध्य की कचहरी में हिंदी दिवस पर विशेष रूप से कवि आमंत्रित किए गए अमित शुक्ला जी, और उन पर कई आरोप लगाए गए जो निश्चित ही सामाजिक बातें थीं, साहित्यिक बातें थीं, और उन आरोपों की जो दलीलें दी हैं अमित शुक्ला जी ने, वो कितनी कारगर साबित हुई हैं, उसके लिए मैं आज के जज, आज के निर्णायक आदरणीय ब्रिजेश सिंह सरल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आज का फैसला सुनाएं। आज तमाम साहित्य पर जो वास्तव में सवाल उठ रहे हैं, वो सारे सवाल उठाए गए और उनका सभी का जवाब अमित शुक्ला द्वारा बहुत ही सुंदर और सार्वगर्भित ढंग से दिया गया। निश्चित रूप से ऐसी परंपरा सवाल की होनी चाहिए, और जहाँ तक साहित्य में जो कुछ अवमूल्यन हो रहा है, अगर बीच बीच में ऐसे सवाल उठाए जाएं और कटघरे में किसी साहित्यकार को, हम यहाँ केवल अमित शुक्ला की बात नहीं कर रहे हैं, किसी साहित्यकार से ऐसे सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब की ओर सोचा जाता है, तो ये समाज के लिए एक अच्छी दिशा होगी। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत आज इस नतीजे पर पहुंची है कि अमित शुक्ला को बाइज्जत बरी किया जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब। और निश्चित ही कई सवाल जो सामाजिक तौर पर थे, जो साहित्यिक तौर पर थे, वो सवाल उठाए गए, मुद्दों की बात की गई, और उन सभी सवालों के, उन सभी आरोपों के जवाब कटघरे पर उपस्थित हमारे मेहमान अमित शुक्ला ने बेहतर तरीके से दिए हैं। हम फिर किसी व्यक्तित्व के साथ, नए मुद्दों के साथ हम आप सभी के बीच फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।